चैप्टर 12 स्पेशल फैक्टर्स इन द एनालिसिस ऑफ रेल रोड एंड पब्लिक यूटिलिटी बॉन्ड्स। तो सबसे पहले रेल रोड बॉन्ड एनालिसिस पे आ जाओ। इसमें मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, बहुत सारे जार्गन यूज़ हो रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाल रहे थे वो जो समझ में नहीं आ रही थी। तो आप खुद से देख सकते हो इसको, जितना समझ में आया उतना मैं बता देता हूँ। तो ऑथर बोलते हैं कि जो रेल रोड कंपनीज होती हैं उनके रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल होता है, लेकिन जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है, आम इन्वेस्टर होता है, उसमें इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं होती कि वो उस डाटा को सही से एनालाइज कर सके। और ऑथर ये भी बोलते हैं कि अगर हाई ग्रेड बॉन्ड्स का भी हमें बहुत ही एलैबोरेट एनालिसिस करना पड़े तो फिर इनमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ही क्या। इतना ही एनालिसिस करना है तो फिर स्टॉक्स में ही ना कर लो। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि जो इनकम जनरेट हो रही है वो इंटरेस्ट चार्जेस के अच्छे खासे ऊपर है, मतलब अच्छा खासा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, मल्टीपल हाई है। और दूसरा वही जो स्टॉक वैल्यू रेशियो है वो भी हाई है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे काफ़ी हाई हैं दोनों चीज़ें। और फिर उधर रेल रोड इंडस्ट्री के बारे में जनरल बातें करते हैं कि जो लाइट ट्रैफिक हुआ करता था वो अब ट्रक्स में जाने लग गया, और जो पैसेंजर ट्रैफिक हुआ करता था वो कारों में जाने लग गया, बसों में जाने लग गया। रेलवे के लिए बस हैवी ट्रैफिक बचा है, जैसे कि कोयला ट्रांसपोर्ट करना हो, आयरन, स्टील, मिनरल्स, स्टोन, सैंड, ऐसी चीज़ें ही रहेंगी अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो रेलवेज का सक्सेस अब इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि जितनी ये इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी उतना ही उनका भी फ़ायदा होगा। और फिर इसमें क्वांटिटेटिव पार्ट भी बहुत है, वो मेरे समझ में नहीं आया। अब आ जाओ पब्लिक यूटिलिटी बॉन्ड एनालिसिस पे। तो पब्लिक यूटिलिटी बॉन्ड एनालिसिस में 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि पब्लिक यूटिलिटी टर्म अब इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस पे भी लगाने लग गए लोग। तो पहले पब्लिक यूटिलिटी क्या होती है उसे डिफाइन कर लेते हैं। पब्लिक यूटिलिटी कोई ऐसी कंपनी होती है जो कोई एक असेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही है पब्लिक को, और गवर्नमेंट की रेगुलेशन के अंडर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है पब्लिक यूटिलिटी की, वो ये होती है कि वो स्टेबल होती है और उसके पास लीगल राइट होती है कि इतना वो चार्ज कर सके कि वो प्रॉफिटेबल हो सके, उसे अच्छी खासी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल मिल सके। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उस कंपनी को। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि और कंपनीज के और इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में वो काफ़ी स्टेबल है, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी है। और फिर ऑथर बोलते हैं कि स्यूडो यूटिलिटीज़ आ गई हैं आजकल बहुत, जैसे सेलिंग आइस, ऑपरेटिंग टैक्सी कैब्स और ओनिंग कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स। तो इनको भी लोग यूटिलिटीज़ बोलने लग गए हैं। तो यही पहले पॉइंट में प्रॉब्लम है कि हैं तो ये एक्चुअल में इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, लेकिन इनको बोल पब्लिक यूटिलिटी रहे हैं। और इनका कॉम्बिनेशन भी आने लग गया आजकल, जैसे कि नेचुरल गैस कंबाइंड विद आइस प्लांट। दूसरी दिक्कत यह है इसमें, ये जो बॉन्ड इशू करते हैं ये अपने जो प्रोस्पेक्टस वगैरह जो भी होता है, इनका इंडेंजर होता है क्या होता है, उसमें प्रायर डिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, ये बेकार मेथड है और हमें वो टोटल वाला मेथड यूज़ करना चाहिए। तो इसमें दिक्कत यही थी कि कई बार जो जूनियर इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर कवर्ड होते हैं सीनियर इश्यूज से, जबकि ये एकदम नॉन सेंसिकल बात है। अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो ये ऐसा होना ही चाहिए। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि कंपनीज क्या करती हैं, जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालती हैं तो डेप्रिसिएशन चार्जेस को इंक्लूड नहीं करती, या तो वो डेप्रिसिएशन को अंडरस्टेट करेंगी या फिर इंक्लूड ही नहीं करेंगी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते वक्त। तो अगर आपको कोई बंदा ये बोले कि डेप्रिसिएशन सिर्फ एक बुक कीपिंग कंसेप्ट है, असली में तो आपका खर्चा नहीं हो रहा ना, तो उसके ना एक घुमा के लगाना, क्योंकि या तो वो मूर्ख है या फिर वो आपका मूर्ख बना रहा है। डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपका इक्विपमेंट है वो घिस रहा है हर साल, उसकी वैल्यू कम हो रही है और फिर वो ऑब्सोलीट भी हो सकता है। तो जो आपका घिस रहा है उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ना। डेप्रिसिएशन इसलिए सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है आपको कि वो एक तरह से मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका। और जो दूसरी दिक्कत थी अंडरस्टेट करने की, इसमें ऑथर बोलते हैं कि कम से कम 10% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू या फिर 4% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, इतना तो आपको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा कंजर्वेटिव होना है तो 12% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू मिनिमम भी ले सकते हो आप। और हाँ, एक चौथी प्रॉब्लम भी है कि जो फेडरल टैक्सेस हैं वो बाद में लगते हैं, इंटरेस्ट पहले पे किया जाता है, वो बाद में लगते हैं। आप कैसे निकाल लोगे, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन जो ज़्यादातर कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स होती हैं उनमें क्या होता है, टैक्स डिडक्ट करने के बाद अर्निंग्स दिखाई होती हैं और फिर कवरेज रेशियो निकालनी होती है। तो आप और टैक्स पेड भी नहीं दिया होता, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं टैक्स कहाँ से ऐड करूँ, कम हो रही है अर्निंग्स। तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो और कंजर्वेटिव हो गए आप कि जो एक्चुअल अर्निंग्स हैं उनकी आप थोड़ी कम ही ले रहे हो, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इतना बड़ा कोई डिफरेंस भी नहीं क्रिएट कर देगा टैक्स ऐड करने के बाद भी। लेकिन अगर आप किसी होल्डिंग कंपनी के बॉन्ड इशू हैं जो उनको एनालाइज कर रहे हो, तो जो होल्डिंग कंपनी होती है उनकी जो सब्सिडरीज होती हैं
उनकी सब्सिडरीज के भी बॉन्ड और प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं। तो जो होल्डिंग कंपनी है उसके लिए जो सब्सिडरीज हैं उनके बॉन्ड्स और प्रेफर्ड स्टॉक का पहला हक होता है। तो मतलब होल्डिंग कंपनी पहले उनके कर्जे चुकाएगी सब्सिडरीज के, फिर अपने बॉन्ड्स के चुकाएगी। तो इसमें टैक्स कंसिडर करना ज़रूरी है कि जो आप प्रेफर्ड डिविडेंड पे करोगे सब्सिडरीज को, उस पे जो टैक्स लगेगा, फिर उसके बाद जो अर्निंग्स होंगी फिर वो यूज़ करोगे आप। तो फिर ऑथर एक एग्जांपल देते हैं कि कंपनीज कैसे इन्वेस्टर्स का बेवकूफ़ बनाती हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को लेके है ये एग्जांपल। तो एक डिबेंचर इशू है कंपनी का जिसकी वैल्यू है $3 मिलियन, और बिजनेस क्या है कंपनी का 20 टेलीफोन कंपनीज एंड 4 आइस कंपनीज, और प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है $12.5 मिलियन आफ्टर डेप्रिसिएशन। और ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ये $1650 पर $1000 ऑफ बॉन्ड इशू के बराबर है आफ्टर डिडक्टिंग प्रायर ऑब्लिगेशंस। तो इसकी इनकम अकाउंट दिया हुआ है। ग्रॉस इनकम कितनी है 3361K। अब मैं के बोलूँगा, के को आप 1000 समझ लेना, 3 जीरो में अपने आप लगा लेना। उसके बाद दिया हुआ है नेट बिफोर डेप्रिसिएशन 969K, और फिर प्रायर डिडक्शंस 441K। प्रायर डिडक्शंस हैं जो ये डिबेंचर इशू है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इससे जो सीनियर सिक्योरिटीज हैं उन पे जो इंटरेस्ट है उनको प्रायर डिडक्शन बोला जा रहा है। इसकी वैल्यू 441K। फिर बैलेंस फॉर डिबेंचर्स, ये हमने फिर 969 में से 441 निकाल दिए, 528K आ जाएगा बैलेंस फॉर डिबेंचर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये 195K है। और फिर बैलेंस फॉर स्टॉक, अब ये डिबेंचर वाला जो बैलेंस है इसमें से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर उड़ा दो तो 333K आ जाएगा। फिर कंपनी ने ये लिखा हुआ स्टेटमेंट में, कोट, बैलेंस एज अबव इज 2.71 टाइम्स इंटरेस्ट ऑन दिस इशू। तो कंपनी ये कह रही है कि जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 2.71 है। अब इन्होंने कैसे निकाला है, इन्होंने डिबेंचर का बैलेंस है जो 528, उसको डिवाइड कर दिया 195 से, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से, इससे वैल्यू आ जाएगी 2.71। तो अब इस चीज़ में क्या दिक्कतें हैं, तो पहली दिक्कत इसमें यह है कि तुमने बिजनेस कंबाइन किए हुए हैं। जो एक्चुअल यूटिलिटी है टेलीफोन कंपनीज, उसको इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के साथ मिक्स किया हुआ है जो कि है आइस प्लांट वाले। और फिर तुम लोगों ने ये नहीं दिया हुआ कि ग्रॉस और नेट इनकम है जो वो कितना परसेंट आइस बिजनेस से आ रहा है और कितना परसेंट टेलीफोन बिजनेस से आ रहा है। और नहीं दिया तो हम यही एज्यूम करेंगे कि आइस बिजनेस से ज़्यादा ही आ रहा होगा, तभी तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। फिर दूसरी दिक्कत यह है डेप्रिसिएशन ही सब्ट्रैक्ट की। जो दूसरी टेलीफोन कंपनीज होती हैं उनकी 15% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू इतनी डेप्रिसिएशन थी। तो अगर हम 15% ऑफ 3361K निकालें तो 500K आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो अब अगर हम इसे 969K जो कि बिफोर डेप्रिसिएशन नेट है, इसमें से 500K सब्ट्रैक्ट करें तो 469K आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम प्रायर डिडक्शन 441 माइनस करें तो 28K आ जाएगा बैलेंस, जो कि डिबेंचर्स के लिए अवेलेबल है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है 195K। तो डिबेंचर के लिए तो पूरा भी नहीं पड़ा है। लेकिन हम 500K डेप्रिसिएशन एज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि जो आइस प्लांट है उनकी डेप्रिसिएशन कम होती है बहुत ही। तो हम डेप्रिसिएशन 300K एज्यूम कर लेते हैं, चलो रीजनेबल, 9.5-10% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि प्रायर डिडक्शन मेथड यूज हुआ है यहाँ पे। तो इसमें डिबेंचर की सेफ्टी तो आ गई 528 डिवाइडेड बाय 195, 2.71 टाइम्स। और अगर सीनियर इशू की देखें हम प्रोटेक्शन, तो वो आएगी 969K डिवाइडेड बाय 441K, तो इसकी आ रही है 2.2 टाइम्स। तो मतलब सीनियर इशू कम सिक्योर है और डिबेंचर ज़्यादा सिक्योर है। ये कौन सा लॉजिक है। तो अब अगर सही से इसकी इनकम अकाउंट बनाए हम, वो कैसे बनेगी। ग्रॉस इनकम कितनी है 3361K, नेट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है 969K, और डेप्रिसिएशन कितनी एज्यूम कर रहे हैं हम 300K, माइनस करो 969 में से, तो बच कितना गया 969 माइनस 300 669K। फिर टोटल इंटरेस्ट चार्जेस कितने हैं, टोटल कंसिडर करना है हमने, जैसे पहले भी बात किया, प्रायर डिडक्शन मेथड नहीं यूज़ करना है, टोटल डिडक्शन मेथड यूज़ करना है। तो टोटल इंटरेस्ट चार्जेस कितने हो जाएंगे 441K प्लस 195K, तो टोटल हो जाएंगे 6366K। फिर 669 में से 636 माइनस कर दो, डिविडेंड्स के लिए बैलेंस आ जाएगा 33K, और इंटरेस्ट चार्जेस अर्न्ड कितनी आएगी इसमें 669, जो कि बैलेंस बचा हुआ है इंटरेस्ट के लिए, डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट चार्जेस 636, तो ये 1.05 टाइम्स आ जाएगी। अब चौथी प्रॉब्लम क्या है, चौथी प्रॉब्लम ये है कि ये बोल रहे हैं
कि $1650 ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू $1000 वैल्यू ऑफ डिबेंचर के पीछे है। तो अप्रेज्ड वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की? $12.5 मिलियन और डिबेंचर की वैल्यू है $3 मिलियन। और ये भी दिया हुआ है कि जो प्रायर डेट है यानी कि जो सीनियर है डिबेंचर से उसकी वैल्यू है $7.5 मिलियन। तो टोटल डेट कितना हो गया? 7.5 प्लस 3 $10.5 मिलियन। तो अब कितनी कवरेज है एक्चुअल की, वो कैसे निकाल लेंगे हम? वो निकाल लेंगे हम जो प्रॉपर्टी वैल्यू है $12.5 मिलियन डिवाइडेड बाय $10.5 मिलियन। तो इससे कितना आ जाएगा? 1.190। तो इसका मतलब सिर्फ $1190 ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू 1000 ऑफ टोटल डेट के पीछे है। तो कंपनी जो कह रही है वो कैसे आ रही है 1650 की वैल्यू? इन्होंने कहाँ पे झोल किया है? इन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी वैल्यू है $12.5 मिलियन और जो सीनियर डेट है वो है $7.5 मिलियन, इसमें से निकाल दिया तो $5 मिलियन की प्रॉपर्टी बच गई और जो डिबेंचर है वो है 3 मिलियन का। तो 5 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया तो ये 1.667 आ गया। तो इससे ये $1650 आ रही है। तो यहाँ पे भी इन्होंने प्रायर डिडक्शन मेथड यूज़ कर दिया बेवकूफ़ बनाने के लिए। और अगर यही हम सीनियर के लिए भी अप्लाई करें तो उसकी $1400 ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू है बिहाइंड एवरी 1000 ऑफ सीनियर डेट। तो सीनियर डेट को तो $1400 बैक कर रही है प्रॉपर्टी, और जो जूनियर डेट है जो डिबेंचर है उसको $1650 कर रही है। मतलब सीनियर वाली कम सेफ है अगर हम नंबर्स को देखें तो ऐसे कंपनीज बेवकूफ़ बनाती हैं लोगों का।